वे जानते हैं कि आप छिप रहे हैं, मैथ्यू ने अंग्रेजी में जोर से पुकारा, अभी भी अपनी परेशान करने वाली मुस्कान के साथ आंखों का संपर्क बनाए रखा, जैसे कि विधर्मी के समूह के नेता को सीधे संबोधित कर रहा हो। हम उन लोगों पर हमला करने जा रहे हैं जो सक्रिय रूप से आपकी तलाश कर रहे हैं। हमारे हमले के तुरंत बाद अपने हमले शुरू करें, सही स्थिति की प्रतीक्षा न करें। यारा, जो छिपी हुई थी, सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, ने तुरंत मैथ्यू के शब्दों को अपने बगल के योद्धाओं को भेज दिया। समय समाप्त हो रहा था विधर्मियों के लिए। फिर मैथ्यू ने अपने सबसे विनाशकारी जादू के लिए मन को चैनल करना शुरू कर दिया। क्रिम्सन सोने की लपटें धीरे धीरे उनके कर्मचारियों से निकलीं, निकट दृश्यमान तरंगों में बाहर की ओर विकीर्ण होने वाली केंद्रित गर्मी की शक्ति जिसने अनुभवी विधर्मी नेता की अभिव्यक्ति को भी आत्मविश्वास से चिंता में बदल दिया। मैथ्यू के कर्मचारियों के चारों ओर की हवा तीव्र तापीय ऊर्जा से विकृत होने लगी क्योंकि इग्नाइट पूर्ण चार्ज तक पहुंच गया। महाकाव्य रंग कौशल निर्माण अपने विनाशकारी 250% क्षति गुणक की ओर। विधर्मी नेता ने खतरे को तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मानव जो भी मंत्र तैयार कर रहा था, उसमें विनाशकारी क्षमता थी। क्रथ! वो शेतनाल! नेता ने तत्काल चिल्लाया, अपने योद्धाओं को जादू जारी होने से पहले तितर-बितर होने और हमला करने का आदेश दिया। लेकिन मैथ्यू ने पहले ही अपने लक्ष्यों को चुन लिया था। 5 विधर्मी जो खोज की स्थिति में चले गए थे, जो सक्रिय रूप से यारा के समूह की तलाश कर रहे थे। उन्होंने इग्नाइट को सीधे उनके क्लस्टर में छोड़ दिया। यही नहीं, विस्फोट इसके दायरे में फंसे लोगों के लिए बिल्कुल विनाशकारी था। 5 विधर्मियों का समूह जो सक्रिय रूप से यारा की स्थिति की खोज कर रहा था, लगभग सभी बिंदुरिक्त सीमा पर मारा गया था। विस्फोट होने पर एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब स्थित थे। उनमें से 4 को सुपरहीटेड ब्लास्ट से तुरंत भस्म कर दिया गया। उनके शरीर न केवल जल गए, वे 1 सेकंड से भी कम समय में राख और जली हुई हड्डी के टुकड़ों में कम हो गए। मैथ्यू के महाकाव्य रैंक इग्नाइट कौशल से 250% क्षति गुणक तापमान पैदा करता है, जो परिमाण के आदेशों से सामान्य आग क्षमताओं से अधिक हो जाता है। एक विधर्मी पीछे की ओर छलांग लगाने में कामयाब रहा था। जैसे ही मैथ्यू ने जादू जारी किया था, केवल मीटर से बिंदुरिक्त उपरिकेंद्र से बचते हुए। लेकिन उस आंशिक पलायन ने केवल उसके भाग्य को दूसरों की तुलना में असीम रूप से बदतर बना दिया। अपने साथियों की तरह तुरंत और दया से मरने के बजाय उसकी उजागर त्वचा खतरनाक दर से पिघलने लगी। मांस तलीकृत हो गया और हड्डी से फिसल गया क्योंकि इग्नाइट से अवशिष्ट गर्मी और जलने के प्रभाव ने उसके शरीर के माध्यम से काम किया। वह चिल्लाते हुए गिर गया, धीरे धीरे चोटों से इतना भयानक मर रहा था कि कोई भी योद्धा उन्हें अपने सबसे बुरे दुश्मनों पर भी नहीं चाहेगा। अन्य विधर्मी जो अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे, यह सोचकर कि उन्हें भी लक्षित किया जा सकता है और उस विनाशकारी जादू से भस्म किया जा सकता है, पूर्ण भय से भरे भावों के साथ देखा गया। यह सिर्फ एक शक्तिशाली हमला नहीं था, यह मृत्यु से भी अधिक गहराई से डरने वाली बात थी। लंबे समय तक चलने वाली पीड़ा, साथियों का पूर्ण विनाश, सरासर विनाशकारी परिमाण। कई विधर्मी योद्धाओं ने वास्तव में अपनी उत्साही विचारधारा के बावजूद अनैच्छिक कदम पीछे ले लिए। उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति उनके दिमाग में घंटी बजाती है। मैथ्यू के पक्ष में तैनात सेलिन भी जादू की विनाशकारी प्रभावशीलता से समान रूप से हैरान थी। उसने तुरंत अपने चारों ओर शीतलन अवरोध पैदा करने के लिए पानी और हवा के तत्वों को चैनल किया, जिससे हमले के उपरिकेंद्र से बाहर की ओर निकलने वाली तीव्र गर्मी की लहर से बचाव हो सके। यह पहली बार था जब उसने मैथ्यू को उस जादू को देखा था। वह इतनी जल्दी इतना मजबूत कैसे हो गया? सेलिन ने वास्तविक विस्मय के साथ थोड़ा अविश्वास के साथ सोचा। वह इतनी खतरनाक दर से सुधार कर रहा है। हमारे मिलने से पहले उसने वास्तव में क्या अनुभव किया था? और इस स्तर की शक्ति उत्पन्न करने के लिए उसके पास वास्तव में किस तरह का वर्ग है? पहली बार जब उसने मैथ्यू के साथ एक नए जागृत व्यक्ति के रूप में भागीदारी की थी, तो उसने बुनियादी जादू के अपने शुरुआती प्रयासों को देखा था। उनका पहला जल क्षेत्र मंत्र लगभग प्यारा अनाड़ी था। वह जादू के सामंजस्य और आकार को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था। लेकिन वह लगातार सुधार कर रहा था, दृढ़ संकल्प के साथ जो जुनून के करीब था। और अब, बमुश्किल किसी भी समय बाद, वह शक्तिशाली मंत्र डाल रहा था जो सचमुच एक साथ कई स्तर के 24 दुश्मनों को वाष्पीकृत कर देता था।
वह मुश्किल से सामंजस्य बिठा सकी कि संघर्षरत नौसिखिया और यह विनाशकारी लड़ाका एक ही व्यक्ति थे। मुझे पता था कि वह अलग था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अलग होगा। सेलिन ने मैथ्यू को एक गहरी अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसकी टकटकी उसके छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही थी। यारा और उसके सावी योद्धाओं ने हैरान विधर्मियों को ठीक होने या फिर से संगठित होने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने तुरंत मैथ्यू के व्याकुलता के दौरान हासिल की गई स्थितियों से अपने घात हमलों को शुरू कर दिया। 4 योद्धा उठाए गए हथियारों के साथ छिपने से फट गए, युद्ध के नारों के साथ भटके हुए विधर्मियों की ओर बढ़ गए। यारा ने एक तीर के साथ सीमा से सगाई की शुरुआत की जो तुरंत जीवन का दावा करने के सेंटीमीटर के भीतर आ गया। सनसनाहट। तीर एक खतरनाक गति से उड़ गया, एक विधर्मी योद्धा के कंधे में गहराई से गिर गया, जो अपने साथियों को जलते हुए देखकर डरावनी हालत में जमे हुए था। वह अचानक दर्द से घबरा गया, उसका चेहरा प्रभाव के झटके से विकृत हो गया। तीर को पूरी तरह से निकालने की कोशिश करने के बजाय, जिससे बड़े पैमाने पर रक्तस्राव और संभावित मृत्यु हो सकती थी, विधर्मी योद्धा ने तीर शाफ्ट को मजबूती से पकड़ लिया और इसे हिंसक रूप से घुमा दिया, बाहरी हिस्से को तोड़ दिया, जबकि जानबूझकर तीर के सिरे को उसके कंधे के ऊतकों में गहराई से छोड़ दिया। शेष टुकड़ा एक कच्चे प्लग के रूप में कार्य करेगा, घाव को अवरुद्ध करेगा और अधिक रक्तस्राव को रोकेगा, जबकि वह लड़ना जारी रखेगा। उसने टूटे हुए तीर के शाफ्ट को तिरस्कारपूर्वक जंगल के फर्श पर फेंक दिया, फिर क्रोध से धधकती आंखों के साथ आने वाले सावी योद्धाओं की ओर मुड़ गया। उनके साथियों को अभी अभी जला दिया गया था। उसके कंधे को सूली पर चढ़ा दिया गया था और उनके मिशन पर उसी शिकार द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था जिसका वे शिकार कर रहे थे। एक गर्जन युद्ध के रोने के साथ घायल विधर्मी ने सीधे निकटतम सावी योद्धा पर हमला किया। उसकी चोट के बावजूद उसका हथियार उठाया गया, रक्षात्मक सावधानी के बजाय आक्रामक अपराध का चयन किया। शेष विधर्मी, जो अब अपने मूल 16 से 8 कार्यात्मक लड़ाकों तक सीमित हो गए थे, ने अपने नेता के चारों ओर रैली करना शुरू कर दिया, जो अपने बिखरे हुए गठन को सुधारने के लिए आदेश दे रहा था। मैथ्यू ने ठंडे सामरिक मूल्यांकन के साथ युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया। 5 दुश्मन तुरंत मारे गए थे, जबकि एक पीड़ित जलने से धीरे धीरे मर रहा था। 8 अभी भी युद्ध करने में सक्षम हैं, लेकिन हिल गए हैं और आंशिक रूप से घिरे हुए हैं। बाधाएं नाटकीय रूप से उनके पक्ष में बदल गई थीं। लाभ दबाएं, मैथ्यू ने पुकारा। उन्हें फिर से इकट्ठा न होने दें। मैथ्यू ने अपने अगले स्पेल को प्रसारित करना शुरू कर दिया, पहले से ही समाप्त करने के लिए लक्ष्यों का चयन किया। हालांकि घात लगाने की रणनीति योजना के अनुसार पूरी तरह से सामने नहीं आई थी, लेकिन इसने उन्हें विधर्मी जागरूकता और समन्वय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। सेलेन, उठो। यह शिकार को मारने का समय है, मैथ्यू की आवाज ने सेलिन के क्षणिक स्तब्ध अचंभे को तोड़ते हुए तेजी से पुकारा। सेलिन तुरंत पूर्ण युद्ध फोकस पर वापस आ गई, उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान फैल गई। वह मैथ्यू के पहले के विनाशकारी हमले को देखकर स्पष्ट रूप से प्रेरित और ऊर्जावान थी। चलो काम पर लग जाओ। उनके दोनों हाथों में एक साथ आग बनने लगी। आग की लपटें धीरे धीरे गर्मी की तीव्रता और केंद्रित शक्ति में बढ़ रही थीं, जब तक कि वे इष्टतम विनाशकारी क्षमता तक नहीं पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमले जारी किए, बिना किसी दया या झिझक के मौलिक तबाही की बारिश की। यही नहीं, सनसनाहट। युद्ध के मैदान में विस्फोट और आग की लपटें भड़क उठीं क्योंकि मैथ्यू और सेलिन ने मिलकर काम किया। अपनी स्थिति से यारा ने अपने तेज तीरों से विधर्मियों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उसके शॉट्स को तुरंत मारने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, वह यह पहचानने के लिए पर्याप्त स्मार्ट थी कि दुश्मन की स्थिति को घायल करना और बाधित करना अक्सर हत्या का प्रयास करने की तुलना में अधिक मूल्यवान था, जो आना मुश्किल था। थपथपा, थपथपा। तीरों ने विधर्मियों को अजीब तरह से चकमा देने के लिए मजबूर किया, संरचनाओं में एक साथ समन्वय करने के उनके प्रयासों को बाधित किया और ऐसे उद्घाटन बनाए जिनका मैथ्यू और सेलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के शोषण किया। लेकिन विधर्मी नेता मूर्ख नहीं था। मैथ्यू के क्षेत्र प्रभाव जादू के लिए अपने 5 योद्धाओं को मरते हुए देखने के बाद उन्होंने तुरंत भेद्यता को पहचान लिया और तत्काल आदेश चिल्लाना शुरू कर दिया। वोरकेथ, नलशाराकेथ। शेष 8 विधर्मियों ने तुरंत अलग फैलना शुरू कर दिया,
बिखरी हुई स्थिति के पक्ष में अपने क्लस्टर गठन को छोड़ दिया, जिससे उन्हें क्षेत्र के हमलों के साथ लक्षित करना बहुत कठिन हो गया। अधिक गंभीर रूप से उन्होंने सावी योद्धाओं की ओर तेजी से दूरी बंद करना शुरू कर दिया जो हाथापाई का मुकाबला कर रहे थे। मैथ्यू के सहयोगियों के करीब खुद को स्थापित करके उन्होंने एक दुविधा पैदा की। अगर मैथ्यू ने अब अपने विस्फोटक मंत्र फेंके तो वह अनिवार्य रूप से यारा की योद्धाओं को अपने इच्छित लक्ष्यों के साथ विस्फोट के दायरे में पकड़ लेगा। मैथ्यू की भौहें जलन से भर गईं क्योंकि उन्होंने चतुर प्रतिरण नीति को पहचाना। स्मार्ट। वे हमारे अपने लोगों को मेरे शक्तिशाली इग्नाइट कौशल के खिलाफ ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। विधर्मियों ने अपने लाभ को आक्रामक रूप से दबाया, सभी योद्धाओं के बीच बुनाई की और करीबी युद्ध दूरी बनाए रखी, जिसने मैथ्यू की जादुई शक्ति को बेअसर कर दिया। यह देखकर मैथ्यू ने तेजी से एडजस्टमेंट किया। यारा, अपने योद्धाओं को अलग होने और दूर जाने के लिए कहें, विधर्मियों से दूरी बनाएं, मैथ्यू स्पष्ट रूप से चिल्लाया, क्योंकि उसने एक बार फिर अपने मन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यारा ने तुरंत आदेश को भाषण में अनुवादित किया, साथ ही साथ कवरिंग फायर प्रदान करने के लिए एक और तीर खो दिया। वेल्शा नोरवाश्केल। सक्रिय युद्ध में लगे होने के बावजूद 4 सावी योद्धा तुरंत समझ गए। उन्होंने लड़ाई के पीछे हटने को अंजाम देना शुरू कर दिया, दूरी बनाने के लिए अपने विरोधियों से पीछे हटते हुए रक्षात्मक रुख बनाए रखा। विधर्मियों ने पहचान लिया कि क्या हो रहा था और दूरी को और भी तेजी से बंद करने की कोशिश की, यह समझते हुए कि अंतराल बनने की अनुमति देने से वे एक बार फिर विनाशकारी लपटों के संपर्क में आ जाएंगे। लेकिन उस महत्वपूर्ण संक्रमण अवधि के दौरान कुछ सेकंड जबकि विधर्मी आगे बढ़े और सावी योद्धा पीछे हट गए, दुश्मन योद्धाओं में से 2 अपने साथियों की तुलना में थोड़ा धीमा हो गए। उनकी स्थिति अस्थायी रूप से अलग थलग हो गई। मैथ्यू और सेलीन ने अवसर को बर्बाद नहीं किया। मैथ्यू की बिजली अंतराल में चटक गई, जिससे एक विधर्मी सीधे सीने में टकरा गया। योद्धा ऐंठन गया और ढह गया, बिजली की लहर से उसका दिल रुक गया। एकल लक्ष्यों के लिए लाइटनिंग एक बेहतर विकल्प था। मॉडरेशन में उपयोग किए जाने पर इसे कास्ट करना और कम मन की लागत कम करना तेज था। आपने एक स्तर 24 सावी विधर्मी को मार डाला है। आपने 380 जीवन प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही सेलीन के संयुक्त हवा और आग के हमले ने दूसरे अलग थलग योद्धा को अपनी चपेट में ले लिया। सुपरहीटेड भंवर ने उसे अंदर से बाहर तक जीवित रखा। अब केवल 6 विधर्मी बचे थे, जिनमें उनके नेता भी शामिल थे, जो मैथ्यू की टीम के 7 लोगों का सामना कर रहे थे। संख्या में लाभ लगभग तुरंत मैथ्यू के पक्ष में बदल गया था। मैथ्यू ने एक और सामरिक निर्णय लिया। उसने अपने कर्मचारियों को स्थानिक भंडारण में वापस भेज दिया और इसके बजाय अपने लड़ाकू खंजर को बुलाया। ब्लेड उसकी पकड़ में आ गया। यद्यपि उसने अस्थायी हत्यारे वर्ग और डैगर कला कौशल को खो दिया था जो 24 घंटे की अवधि समाप्त होने पर इसके साथ आया था, मैथ्यू ने अभी भी उस समय के दौरान प्राप्त की गई थोड़ी दक्षता से कुछ मांसपेशियों की स्मृति को बरकरार रखा था। ज्ञान गायब नहीं हुआ था, उसके पास अब सिस्टम संवर्धित मार्गदर्शन नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं सक्रिय कौशल के बिना तकनीकों का उपयोग करता हूं तो क्या मेरी दक्षता बढ़ती रहेगी, मैथ्यू ने उत्सुकता से सोचा। उन्होंने कभी परीक्षण नहीं किया था कि सिस्टम समर्थन खोने के बाद कौशल को विशुद्ध रूप से अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है या नहीं। अब उनके संख्यात्मक लाभ को देखते हुए प्रयोग करने के लिए एक उत्कृष्ट समय की तरह लग रहा था। विधर्मी नेता ने गति में बदलाव को पहचाना और अपना हताश निर्णय लिया। रक्षात्मक रणनीति जारी रखने के बजाय उन्होंने सीधे मैथ्यू की ओर इशारा किया और एक आदेश चिल्लाया, क्रथवेलनेल, शानित आगे। शेष सभी 6 विधर्मियों ने रक्षात्मक स्थिति के किसी भी दिखावे को छोड़ते हुए तुरंत सीधे मैथ्यू की ओर हमला किया। उन्होंने उसे प्राथमिक खतरे के रूप में सही ढंग से पहचाना। मैथ्यू को मार डालो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मैथ्यू ने अपने खंजर को ठीक से पकड़ लिया, युद्ध के रुख में बस गया जो डैगर आर्ट ने पहले उसे पैदा किया था। वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था। वास्तव में उनकी कम संख्या और हताश रणनीति के साथ वे कौशल प्रतिधारण के बारे में अपने सिद्धांत के साथ प्रयोग करने के लिए एकदम सही परीक्षण विषय थे। ऐसा लगता है कि आप काटने की जल्दी में हैं, मैथ्यू ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह अपने स्वयं के युद्ध के रुख में बस गया। विधर्मियों ने दूरी को तेजी से बंद कर दिया।
उनकी आंखों में हत्या जल रही थी और उनके हथियार मैथ्यू को टुकड़ों में सुनने के लिए तैयार थे। मैथ्यू उनसे आमने सामने मिलने के लिए आगे बढ़े, जबकि सावी योद्धा एक साथ किनारों से दौड़े। मैथ्यू को बेहतर संख्या के खिलाफ अकेले लड़ने से इनकार कर दिया। मैथ्यू इतना मूर्ख नहीं था कि खंजर तकनीकों का परीक्षण करने की अपनी इच्छा के बावजूद पूरी तरह से ब्लेड के काम पर भरोसा कर सके। उन्होंने सक्रिय रूप से फायदे बनाने के लिए अपने कई तत्वों का उपयोग किया, विधर्मियों के आंदोलन को बाधित करने और एक पर एक जुड़ाव को मजबूर करने के लिए पृथ्वी की बाधाओं को बढ़ाया, विरोधियों को विचलित करने और विचलित करने के लिए पानी और हवा का उपयोग किया, अपने ब्लेड हमलों के लिए उद्घाटन किया। उनके खंजर ने शुरू में मुश्किल से नुकसान पहुंचाया। शारीरिक हमलों में उनके जादुई हमलों की कच्ची शक्ति का अभाव था और डैगर 8 कौशल के क्षति बोनस के बिना उनके हमले खतरनाक होने के बजाय केवल सक्षम थे। लेकिन मैथ्यू ने अनुभव का आनंद लिया। करीबी तिमाहियों से लड़ने से उन्हें रोमांच की भावना मिली जो सुरक्षित दूरी से जादू करना बस दोहरा नहीं सकता था। तत्काल खतरा, विभाजन, दूसरे निर्णय, शारीरिक परिश्रम, यह नशे से कम नहीं था। सावी योद्धा तेजी से संपर्क किए और 6 विधर्मियों में से 4 को सीधे शामिल कर लिया, जिससे मैथ्यू पर तुरंत दबाव कम हो गया। इसने उन्हें जादू और ब्लेड के काम को एक साथ करने के बजाय अपनी खंजर तकनीकों को पूरा करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। यह देखते हुए कि बिना किसी विशेष कौशल वृद्धि के खंजर चलाने के कारण उनका नुकसान उत्पादन निराशाजनक रूप से कम रहा, मैथ्यू ने इसमें अपना ट्विस्ट लागू करने का फैसला किया। उसने ब्लेड के किनारे को केंद्रित अग्नि तत्व के साथ कोटिंग करना शुरू कर दिया, धातु को तब तक गर्म किया जब तक कि वह नारंगी लाल चमक न जाए। आग की लपटों ने हथियार को गर्म और कार्यात्मक रूप से तेज बना दिया, जिससे यह नीले मांस को अधिक प्रभावी ढंग से काट सका। बहुत बेहतर, मैथ्यू ने संतुष्टि के साथ सोचा, क्योंकि उसका अगला प्रहार उनके मांस में गहराई से उकेरा गया था, जिससे उनकी त्वचा पर जलने का निशान रह गया था, बजाय इसके कि केवल उन्हें खरोंच दिया जाए। सेलेन, यारा, तब तक हस्तक्षेप न करें जब तक कि चीजें बुरी तरह से गलत न हो जाएं, मैथ्यू ने भाले के जोर को टालते हुए कहा। मुझे अनुभव और हत्याओं की आवश्यकता है। सेलिन क्षण भर के लिए चिंतित दिखी, लेकिन समझ में सिर हिलाया। बस अति आत्मविश्वास मत करो और मर जाओ। अगर मैथ्यू ने मंत्र डालने की अपनी सामान्य युद्ध शैली को बनाए रखा होता तो सेलिन चिंतित नहीं होती। 4 सावी योद्धाओं ने उसकी मदद की। वह उन्हें आसानी से भेज सकता था, लेकिन वह करीब से लड़ रहा था, कुछ ऐसा जिसके लिए वह अभ्यस्त नहीं था। सेलिन को पता था कि मैथ्यू के पास एक जादूगर वर्ग है, अन्यथा वह कई मौलिक मंत्रों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होता। इसका मतलब यह था कि मैथ्यू स्वाभाविक रूप से खंजर तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक नियम था कि जागृति करने वाले अपने वर्ग के दायरे के बाहर कौशल का उपयोग नहीं कर सकते थे। एक जादूगर करीबी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था और एक शूरवीर जादूगर कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। यारा ने मैथ्यू के निर्देश का अनुवाद अपने योद्धाओं को किया, जिन्होंने तदनुसार अपनी रणनीति को समायोजित किया। उन विधर्मियों को मारने की कोशिश करने के बजाय सावी लड़ाके लड़ाई की अधिक रक्षात्मक शैली में चले जाते हैं, केवल हमलों को रोकते हैं, दबाव बनाए रखते हैं, भागने से रोकते हैं और घातक हमलों से बचते हैं। वे विशेष रूप से मैथ्यू को खत्म करने के लिए दुश्मनों को पकड़ रहे थे। आपने एक स्तर 24 सावी विधर्मी को मार डाला है। आपने 420 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 24 सावी विधर्मी को मार डाला है। आपने 400 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू अपने निर्धारित लक्ष्यों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा। उनका शरीर उनके बीच सुंदर नृत्य कर रहा था। उनकी हरकतें उत्तरोत्तर चिकनी हो गईं, क्योंकि मांसपेशियों की स्मृति ने दोहराव के माध्यम से खुद को मजबूत किया। पैरीज अधिक कुशल हो गए, हमलों ने बढ़ती सटीकता के साथ कमजोर बिंदु पाए और प्रत्येक एक्सचेंज के साथ उनके फुटवर्क में सुधार हुआ। आपने एक स्तर 24 सावी विधर्मी को मार डाला है। आपने 410 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 24 सावी विधर्मी को मार डाला है। तुमने 370 जीवन प्राप्त किए हैं। सेलिन ने शुद्ध अविश्वास में दृश्य देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने क्या देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बहुत आंखें उसे धोखा दे रही थीं। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है या वह मिनट दर मिनट बेहतर हो रहा है? प्रवीणता निश्चित रूप से थी,
मैथ्यू महसूस कर सकता था कि तकनीक उसके शरीर में वापस आ गई है, यहाँ तक कि सिस्टम कौशल के बिना भी सक्रिय रूप से उसका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। तो यह संभव है, मैथ्यू ने मानसिक रूप से पुष्टि की। सिस्टम समर्थन समाप्त होने के बाद भी कौशल स्थायी ज्ञान छोड़ देता है। मुझे बस अभ्यास बनाए रखने की जरूरत है और शायद मैं एक निश्चित बिंदु पर कौशल हासिल करने में भी सक्षम होऊंगा। मैथ्यू पूर्व परिकल्पना के बारे में निश्चित थे, बाद के लिए उन्हें अभी भी इसका परीक्षण करने और इसके माध्यम से एक कौशल हासिल करने की आवश्यकता थी। अभी के लिए यह कुछ ऐसा बना हुआ है जिसे गहराई से समझने के लिए उसे तलाशने की जरूरत है। आखिरकार केवल विधर्मी नेता ही खड़ा रहा। उनके सभी साथियों को मैथ्यू ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से समाप्त कर दिया था, अनुभव और जीवन बनने का दावा किया था। नेता अब अलग थलग था और घिरा हुआ था, लेकिन वह अभी भी खतरनाक था। उसकी आंखें कट्टर घृणा से जल रही थीं। मैथ्यू ने सावधानी से संपर्क किया, यह पहचानते हुए कि यह प्रतिद्वंद्वी उन अन्य लोगों की तुलना में काफी अधिक कुशल था जिन्हें उसने भेजा था। नेता स्पष्ट रूप से अपने आंदोलन और अपने हमलों के पीछे की शक्ति के आधार पर 25 के स्तर पर था। सिर्फ एक खंजर से उससे लड़ना बहुत जोखिम भरा और मूर्खतापूर्ण होगा। हमें जल्द ही जाने की जरूरत है, बस अगर और अधिक आ रहे हैं। इन लोगों को एक बार में भेजने के बजाय धीरे धीरे 10 के समूहों में भेजना बेहतर है। मैथ्यू ने मन ही मन सोचा, उसकी आंखें आखिरी बचे हुए विधर्मी पर थीं। मैथ्यू ने एक सम्मानजनक समाधान के बजाय एक व्यावहारिक समाधान पर फैसला किया। उसने अपने खाली हाथ में एक संपीड़ित आग का गोला बनाया और उसे ध्यान भटकाने के रूप में सीधे नेता के चेहरे पर फेंक दिया। विधर्मी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, जादुई हमले को रोकने के लिए अपना हथियार उठाया, ठीक वैसा ही जैसा मैथ्यू ने अनुमान लगाया था। यही नहीं, विभाजित ध्यान के उस विभाजन सेकंड में मैथ्यू ने विस्फोटक रूप से दूरी को बंद कर दिया और अपने सुपरहीटेड खंजर को तेजी से उत्तराधिकार में आगे बढ़ाया। वाह वाह वाह! 3 त्वरित जोर नेता के धड़ में घुस गए, पेट, निचली पसलियों और ऊपरी छाती को ढक दिया। मैथ्यू से पहले हर एक ने ब्लेड वापस ले लिया और अगले हमले के लिए फिर से तैनात किया। विधर्मी नेता ने हताश स्विंग के साथ पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू पहले ही सीमा से पीछे की ओर छलांग लगा चुका था। उसकी चपलता विशेषता पीछे हटने को आसान बना रही थी। नेता लहराता खड़ा था, उसका शरीर स्पंज की तरह पंचर हो गया था, कई घावों से खून बह रहा था। वह हिंसक रूप से खांसने लगा, उसके मुंह से खून का छिड़काव हो रहा था। अपनी नश्वर चोटों के बावजूद विधर्मी नेता की आंखें उद्दंड बनी रहीं। उसने एक कांपता हुआ हाथ उठाया और सीधे मैथ्यू की ओर इशारा किया, जबकि जहर से भरी कर्कश आवाज में बोल रहा था। वोरकेथ, शानितकाल, वो नष्कृत। फिर वह जमीन से टकराने से पहले ही आगे गिर गया। आपने एक स्तर 25 सावी विधर्मी को मार डाला है। आपने 550 जीवन प्राप्त किए हैं। आप 25 के स्तर पर पहुंच गए हैं। वर्ग विकास उपलब्ध। कृपया जागृति से इवॉल्वर तक आगे बढ़ने के लिए इवोल्यूशन कार्यों को पूरा करें। मैथ्यू ने यारा की ओर मुड़ने से पहले अधिसूचना को संतुष्टि के साथ देखा, जो लड़ाई के क्रूर निष्कर्ष से स्पष्ट रूप से हिल गई थी। उन्होंने अंत में क्या कहा? मरने से पहले वे अंतिम शब्द क्या थे? मैथ्यू ने उत्सुकता से पूछा। उसे अपने अंतिम शब्दों के पीछे दृढ़ विश्वास महसूस हुआ, भले ही वह यह नहीं समझ सके कि शब्दों का क्या मतलब है। यारा ने जोर से निगल लिया, फिर चुपचाप अनुवाद किया। उसने कहा, झूठे वाले कभी दावा नहीं करेंगे। विरासत, तुम्हारा भ्रष्टाचार उसके भाई के हाथों में समाप्त हो जाएगा। वह रुकी, फिर धीरे से जोड़ी, वह वास्तव में मानता था कि आप दुष्ट थे, मैथ्यू। अपनी आखिरी सांस तक वह आश्वस्त था कि वह कुछ सही के लिए लड़ रहा था। मैथ्यू ने बिना किसी भावना के मृत विधर्मी नेता की ओर देखा। ये कट्टरपंथी हमेशा मानेंगे कि वे एक नेक कारण के लिए लड़ रहे हैं, यही उन्हें खतरनाक बनाता है। मैथ्यू ने खंजर को वापस अपने भंडारण में खारिज करने से पहले सरलता से कहा, स्थिति। वह बुदबुदाया, उसके सामने पारभासी स्क्रीन को बुलाया। उसने 1 मील का पत्थर हासिल कर लिया था जिसे वह लंबे समय से हिट करना चाहता था। नाम,
मैथ्यू। जाति मानव। कक्षा वर्गहीन। स्तर 25, विकास की प्रतीक्षा में। जीवन 15,221। ताकत 38, चपलता 38, संविधान 43, मन 58, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा, प्रज्वलित करें। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 0/1। मैथ्यू और अन्य लोगों ने बिना कुछ सफाई किए युद्ध के मैदान क्षेत्र को छोड़ दिया। हालांकि मिराज को मृत विधर्मियों के शवों को खिलाने से घोड़े को उपभोग के माध्यम से 1 या 2 स्तर प्राप्त हो जाते, मैथ्यू ऐसा करने से बेहतर जानता था। वह सहज रूप से बता सकता था कि इस तरह की कार्रवाई से सावी लोग बेहद असहज हो जाएंगे और संभवतः उनके और सेलिन के बारे में एक नकारात्मक धारणा पैदा होगी, कुछ ऐसा जो उनके इतने प्रभावी ढंग से एक साथ लड़ने के बाद होने देने का उनका कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसने शवों को वहीं छोड़ दिया जहां वे गिरे थे, साथ ही जंगल के उस हिस्से के भीतर उनके द्वारा बनाए गए सभी नरसंहार और विनाश के साथ। लाशों के पास रहना वैसे भी खतरनाक था। खून और मौत की गंध मैला ढोने वालों को आकर्षित करेगी और संभावित रूप से अन्य विधर्मी गश्ती दल को उनके स्थान पर सचेत करेगी। उन्हें पूरी तरह से अलग दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत थी। एक बार जब समूह उस पर पहुंच गया जिसे यारा एक सुरक्षित क्षेत्र मानता था, जो शवों से पर्याप्त रूप से दूर था और स्काउटिंग टीमों द्वारा खोजे जाने की संभावना नहीं थी, तो मैथ्यू ने अंततः उन सिस्टम सूचनाओं की जांच करने का अवसर लिया जिन्हें उन्होंने युद्ध के दौरान जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। आप अपनी प्रथम श्रेणी उन्नति से गुजरने से पहले स्तर 26 तक नहीं पहुंच सकते। विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सभी अनुभव को रिकॉर्ड किया जाएगा और विकास सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद गणना की जाएगी। आप निम्नलिखित क्लास एडवांसमेंट विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। 1. डार्क असैसिन। 2. रेंजर हीलर। 3. मैज नाइट। 4. ग्रैंड एलिमेंटल जादूगर। 5. क्लासलेस। अपनी दृष्टि में चमकने वाले संदेशों को पढ़कर मैथ्यू वास्तव में सरासर विविधता से हैरान महसूस कर रहा था। बहुत सारे व्यवहार्य वर्ग थे जिनमें से वह चुन सकता था, और अधिकांश या तो उन वर्गों का विकास प्रतीत होता था जिन्हें उन्होंने अस्थायी रूप से पहले कॉपी किया था, या कई कौशल सेटों को संश्लेषित करने वाले संयोजनों का प्रतिनिधित्व किया था। वे सभी अपने तरीके से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय लग रहे थे, विशेष रूप से ग्रैंड एलिमेंटल जादूगर विकल्प, जिसने मैथ्यू को इस बारे में उत्सुकता से उत्सुक बना दिया कि यह कौन सी क्षमताओं और प्रगति पथ की पेशकश कर सकता है। मैथ्यू अंततः 25 के स्तर पर पहुंच गया था, जिससे उसे अपनी प्रथम श्रेणी उन्नति के लिए आवश्यक परीक्षण तक पहुंच मिल गई थी। एक बार जब वह सिस्टम द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा कर लेता है, तो वह आधिकारिक तौर पर केवल एक जागृति के बजाय एक इवॉल्वर बन जाएगा, एक परिवर्तन जो एक मौलिक शक्ति वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप चुन रहे हैं कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं? सेलिन ने पूछा, मैथ्यू को महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जगह देने की कोशिश करने के बावजूद अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ। मैथ्यू ने सिर हिलाया, उसकी आंखें अभी भी उसके सामने प्रदर्शित विभिन्न वर्ग विकल्पों पर टिकी हुई थी। हाँ, मेरे पास कई व्यवहार्य विकल्प हैं। बस ध्यान से सोच रहा हूं कि मुझे किसे चुनना चाहिए। मैं देख रहा हूं, सेलिन ने समझ के साथ कहा। बस पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरी तरह से सोचते हैं। एक बार जब आप अपना उत्तर लॉक कर देते हैं, तो आप कभी भी वापस नहीं जा सकते या अपना मन नहीं बदल सकते। यह हमेशा के लिए आपका मुख्य मार्ग होगा, यह आपकी संपूर्ण भविष्य की प्रगति को परिभाषित करता है। इस बीच यारा पास में बैठी पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। उसकी बड़ी आंखें उसके आसपास हो रही बातचीत पर भ्रम से झपकी ले रही थी। वह सेलिन की ओर झुक गई और झिझकते हुए कहा, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मुझे समझ में नहीं आते। मार्ग क्या है? क्या यह सिर्फ एक सड़क या पगडंडी नहीं है? स्पष्टीकरण देने के लिए यारा की ओर मुड़ने से पहले सेलिन ने गर्मजोशी से हंसते हुए कहा, मार्ग वास्तव में एक सड़क है, लेकिन इस विशिष्ट संदर्भ में यह हमारी वर्ग व्यवस्था के विकास के लिए एक रूपक सड़क है। सरल शब्दों में यह दर्शाता है कि हम अपने पूरे जीवनकाल में किस प्रकार की शक्ति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।
उसने एक पल के लिए सोचा, फिर जारी रखा, आइए स्पष्टता के लिए एक उदाहरण के रूप में एक तीरंदाज का उपयोग करें, क्योंकि आप स्वयं एक तीरंदाज हैं। जब एक तीरंदाज 25 के स्तर तक पहुंचता है तो उन्हें सिस्टम द्वारा कई मार्ग विकल्प दिए जाएंगे, स्विफ्ट आर्चर, शार्प शूटर या डेड आई जैसी संभावनाएं। ये सभी वास्तविक वर्ग विकास हैं जिनके बारे में मैंने अन्य जागृति से सुना है। आपके द्वारा चुना गया प्रत्येक मार्ग आपकी युद्ध शक्ति के एक विशिष्ट पहलू को विकसित करने पर केंद्रित है। यारा ने ध्यान से सुना क्योंकि सेलिन ने विस्तार से बताया, एक स्विफ्ट आर्चर असाधारण रूप से तेज शूटिंग गति के साथ अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला हो जाएगा, जबकि एक शार्प शूटर उस बिंदु तक अलौकिक सटीकता विकसित करेगा जहां एक लक्ष्य को चूकना लगभग असंभव हो जाता है। प्रत्येक विशेषज्ञता आपकी लड़ाई शैली और प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग लाभ प्रदान करती है। यह बिल्कुल आकर्षक लगता है, यारा ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति पर गहरी उदासी छा गई। दुर्भाग्य से हमारे पास यहाँ लूनारिस पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी भी हमारे कबीले में किसी को भी ऐसी प्रणालियों या विकल्पों के बारे में बात करते नहीं सुना। यह परोपकारी की दौड़ के लिए अनन्य होना चाहिए, कुछ ऐसा जो केवल आप लोगों के पास है। सेलिन गर्मजोशी से मुस्कुराई, कुछ आराम देने की कोशिश कर रही थी। जरूरी नहीं कि सच हो। जबकि गैरमानव प्रजातियों को आमतौर पर कई विकल्प प्राप्त नहीं होते हैं और बस उनके स्वाभाविक रूप से पूर्व निर्धारित मार्ग के साथ विकसित होते हैं, मैंने जो सुना है उससे निश्चित रूप से कुछ अपवाद हैं। आपका सावी कबीला संभावित रूप से उन विशेष मामलों में से एक हो सकता है। वह आगे बढ़ने से पहले सोच समझकर रुकी। आपने अपने कबीले में कई स्तर के 25 योद्धाओं का उल्लेख किया था, है ना? लेकिन चूंकि आपने कभी किसी को कक्षा उन्नति विकल्पों पर चर्चा करते नहीं सुना है और मैंने अपने उच्च स्तर के बावजूद आपके लोगों के बीच किसी भी सच्चे इवॉल्वर्स को नहीं देखा है। सेलिन की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। आप कृत्रिम रूप से इस क्षेत्र द्वारा ही सीमित हो सकते हैं। आपकी पूरी आबादी पर एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिससे आप स्तर में आगे बढ़ने या विकास से गुजरने की क्षमता के बिना 25 के स्तर पर अटके रह सकते हैं। इस रहस्योद्घाटन पर यारा के चेहरे पर वास्तविक सदमा दिखाई दिया। क्या आप इस बारे में अधिक बता सकते हैं कि आपका क्या मतलब है? हमारी दुनिया ही हमें कैसे सीमित कर सकती है? उनके पूरे अस्तित्व को अदृश्य शक्तियों द्वारा विवश करने का विचार वास्तविकता की उनकी समझ के लिए लगभग समझ से बाहर था। यह जरूरी नहीं कि एक बुरी बात हो, सेलिन ने धीरे से कहा, परेशान करने वाले निहितार्थ को नरम करने की कोशिश कर रहा था। शायद यह वास्तव में एक सुरक्षात्मक सुरक्षा तंत्र है जिसे इस जगह के भीतर आपके लोगों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने से रोककर या आपको कभी भी अपने विलुप्त होने की धमकी देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने से रोक सकता है। यारा के दिमाग ने तर्क के माध्यम से काम किया, उसकी अभिव्यक्ति परेशान थी। लेकिन लुनारिस के लोगों पर इतना शक्तिशाली प्रतिबंध लगाने की शक्ति संभवतः किसके पास हो सकती है? हमारी क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? सेलिन धीरे धीरे अपना सिर हिलाने से पहले एक पल पहले रुक गई। मुझे ईमानदारी से नहीं लगता कि यह पारंपरिक अर्थों में एक भी व्यक्ति है। बस इसके बारे में सोचना भयानक है। स्थायी स्तर के प्रतिबंध के तहत एक पूरे क्षेत्र को रखने के लिए मुझे जो कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है उससे परे शक्ति की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि इतिहास में सबसे शक्तिशाली मनुष्य भी उस परिमाण का कुछ हासिल नहीं कर सका। सेलिन ने द्वीप पर ही उनके चारों ओर इशारा किया। यह सबसे अधिक संभावना है कि अभयारण्य प्रणाली ही प्राकृतिक नियमों और सीमाओं को लागू करती है। इस तरह के प्रतिबंध क्यों मौजूद हैं, इसके अंतर्निहित कारण के लिए मैं ईमानदारी से नहीं जानता। हम केवल सीमित जानकारी के आधार पर अटकलें लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है। यारा चिंतनशील मौन में बैठी थी, अपनी दुनिया और लोगों के बारे में इस मौलिक रहस्योद्घाटन को संसाधित कर रही थी। इस बीच मैथ्यू ने अपनी कक्षा में उन्नति के विकल्पों को घूरना जारी रखा, लेकिन उसका दिमाग उस क्षण से ही बन चुका था जब उसने विकल्पों को देखा था। हालांकि सही रूप से कोई स्पष्ट लाभ नहीं दिखता है, फिर भी मेरी कक्षा निष्पक्ष रूप से सबसे अच्छा विकल्प है, चाहे मैं इसे किसी भी कोण से देखूं, मैथ्यू ने पूर्ण विश्वास के साथ सोचा।
जबकि अन्य सभी वर्ग विकल्प वास्तव में प्रभावशाली और शक्तिशाली लग रहे थे। डार्क असैसिन ने चुपके और घातकता का वादा किया था। ग्रैंड एलिमेंटल जादूगर ने अधिक शक्ति के साथ कई तत्वों पर महारत हासिल करने की पेशकश की। वे सभी मौलिक रूप से अपनी परिभाषाओं से प्रकृति में सीमित थे। प्रत्येक पारंपरिक वर्ग ने आपको पूर्व निर्धारित क्षमताओं और विकास पैटर्न के साथ एक विशिष्ट प्रगति पथ में बंद कर दिया। इस बीच उनके क्लासलेस पदनाम ने इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। इसने अनंत लचीलापन, अस्थायी रूप से अन्य वर्गों की नकल और परीक्षण करने की क्षमता और सिस्टम द्वारा लगाई गई सीमाओं के बजाय केवल अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प द्वारा सीमित प्रगति की पेशकश की। कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। मैथ्यू ने मानसिक रूप से अपनी पसंद चुनी। आपने क्लासलेस को अपनी प्रथम श्रेणी उन्नति के रूप में चुना है। सिस्टम इंटरफेस क्षण भर के लिए रुकने के लिए लग रहा था, जैसे कि एक मानक वर्ग चयन की तुलना में कहीं अधिक जटिल कुछ संसाधित करना। फिर एक नया पाठ दिखाई दिया। क्लासलेस वर्गीकरण से परे एक अस्तित्व, सिस्टम के बाहर एक अनियमित अस्तित्व। वर्ग के बिना किसी का मार्ग एकांत में चला गया एक मार्ग है, जिसे भाग्य के डिजाइन से नहीं बल्कि केवल इच्छा से उकेरा गया है। जहां दूसरे लोग अपने सामने रखी गई सड़कों का अनुसरण करते हैं, आप अज्ञात के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। आगे बढ़ने और अपने आप को इस बोझ को उठाने के योग्य साबित करने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि आपके पास वास्तव में क्लासलेस बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, आपको अपने सामने निर्धारित परीक्षणों को पूरा करना होगा। ये हल्के में दिए गए कार्य नहीं है। आपने बिना नक्शे के सड़क को चुना है। अब इसे चलो और दुनिया को दिखाओ कि अनियमित होने का क्या मतलब है। अधिसूचना मैथ्यू को पहले किसी भी चीज से अलग महसूस हुई। यह सिर्फ जानकारी देने वाला पाठ नहीं था, लगभग जैसे कि कुछ विशाल और समझ से बाहर सिस्टम इंटरफेस के माध्यम से ही उसे देख रहा था। मैथ्यू को अपने पिछले आत्मविश्वास के बावजूद अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अकेले एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारे। 0/50। 5 असामान्य या दुर्लभ रैंक कौशल को कॉपी करें और समझें। 0/5। एक महान रैंक कौशल प्राप्त करें। 0/1। क्या? मैथ्यू का चेहरा स्पष्ट रूप से गंभीर हो गया क्योंकि सदमे ने उसकी इंद्रियों को भर दिया। कार्य अपमानजनक से कम नहीं थे, जो उसने अपनी अनियमित कक्षा के लिए भी अनुमान लगाया था। सेलिन ने तुरंत उनकी नाटकीय प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया और वास्तविक चिंता के साथ पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या कार्यों में कुछ गड़बड़ है? मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया, अपनी अभिव्यक्ति को संयोजित करने की कोशिश की। यह सिर्फ इतना है कि आवश्यकताएं हैं। बेहद मुश्किल। मेरी अपेक्षा से अधिक चुनौतीपूर्ण। उसे जानबूझकर बारीकियों पर विस्तार नहीं करते हुए देखकर सेलिन ने निजी सिस्टम की जानकारी में झांकने से बेहतर समझा। ठीक है। मुझे यकीन है कि आप यह पता लगा लेंगे कि अंततः उन्हें कैसे पूरा किया जाए। यदि आपको किसी भी चीज में सहायता की आवश्यकता है जिसमें मैं सहायता कर सकता हूं, तो मैं आपके लिए यहां हूं। हम एक टीम हैं, हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद। मैथ्यू ने असंभव कार्यों का विश्लेषण करने पर अपना ध्यान वापस करने से पहले ईमानदारी से कहा। पहली आवश्यकता अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। यहां तक कि रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे मजबूत मानव जागृति ने भी उनके विकास से पहले मुट्ठी भर एस रैंक जानवरों को मार डाला था, और उनमें से कई हत्याएं अकेले नहीं बल्कि समर्थन प्रदान करने वाली टीमों के साथ पूरी की जा सकती थीं। एस रैंक वाले जीव न केवल शक्तिशाली और हराना असाधारण रूप से कठिन थे, बल्कि उनका सामना करना भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। अधिकांश जागृति करने वालों ने पहले अभयारण्य में अपने पूरे समय के दौरान कभी एक को भी नहीं देखा। उनमें से 50 को मारने के लिए कम से कम महीनों का समर्पित शिकार समय लगेगा। पर्याप्त नमूनों का पता लगाने के लिए कई विस्तारित अभियानों की आवश्यकता होगी। कार्य लगभग असंभव लग रहा था। शुक्र है, दूसरी आवश्यकता कुछ ऐसी थी जिसे मैथ्यू वास्तव में स्वीकार कर सकता था और बिना अधिक प्रयास के पूरा कर सकता था। 5 असामान्य या दुर्लभ रैंक कौशल की नकल करने और समझने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा यदि वह भाग्यशाली था और पर्याप्त जागृति का सामना करता था। शायद कुछ अतिरिक्त दिन अगर परिस्थितियां कम अनुकूल साबित हुईं, यदि कौशल उसके लिए पूरी तरह से नए थे, या यदि उन्हें समझने में कुछ और समय लगे।
लेकिन तीसरा कार्य पूरी तरह से कुछ और बन गया, एक ऐसी आवश्यकता जिसने मैथ्यू को बिजली व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी समझा था उस पर सवाल उठाया। पौराणिक रैंक? वह रैंक वास्तव में मौजूद है, मैथ्यू ने सदमे में सोचा। उन्होंने कभी किसी को पौराणिक रैंक कौशल का उल्लेख करते नहीं सुना था। एक बार भी नहीं, किसी भी बातचीत, दस्तावेजीकरण, समाचार या अफवाहों में भी नहीं। उन्होंने अब तक के दो सबसे मजबूत लोगों से कौशल की नकल की थी, सेलिन और केल। दोनों क्षमता के साथ असाधारण प्रतिभाएं थीं जो वॉल्वस को टक्कर देती थीं, जो दूसरे अभयारण्य या यहां तक कि सर्पासस तक पहुंच गए थे, जो दूसरे अभयारण्य के शिखर पर थे। फिर भी न तो महाकाव्य रैंक से ऊपर कुछ भी था, कम से कम अपने कौशल को विकसित किए बिना। मैथ्यू केवल दूसरों से महाकाव्य कौशल की नकल करने और फिर पौराणिक रैंक तक पहुंचने के लिए जीवन व्यय के माध्यम से उन्हें और विकसित करने पर यथोचित रूप से भरोसा नहीं कर सकते थे। मूलभूत समस्या यह थी कि जाहिरा तौर पर किसी को भी अपने प्रारंभिक वर्ग के असाइनमेंट से एपिक रैंक कौशल प्राप्त नहीं हुआ, अकेले कुछ भी उच्चतर होने दें। शायद मुझे ऊपरी सीमाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। मुझे बहुत अधिक खुलासा किए बिना सेलिन से सावधानी से पूछना चाहिए। मैथ्यू ने सोचा कि उसने अपना दृष्टिकोण तैयार किया। उसने नाटकीय रूप से आह भरी, अपने बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया। ये विकास कार्य वास्तव में क्रूर है। वे मुझे अकेले कई एस रैंक जानवरों का शिकार करने के लिए कह रहे हैं, जो मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बावजूद मेरे वर्तमान शक्ति स्तर पर किसी के लिए यह संभव है या नहीं। मैथ्यू जानबूझकर रुका, फिर जारी रखा जैसे कि विचार उसके मन में आया हो, यहाँ तक कि अगर मैं अपने कौशल में से एक को एपिक रैंक में विकसित करने का प्रबंधन करता हूँ, तो अंततः पर्याप्त जीवन निवेश के माध्यम से एस रैंक जानवर अभी भी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक विरोधी होंगे। हो सकता है कि मुझे वास्तव में एक वास्तविक मौका पाने के लिए एपिक रैंक से ऊपर के कौशल तक पहुंच की आवश्यकता है। हाहा। उन्होंने अंतिम भाग को आत्मनिंदा करने वाली हंसी के साथ दिया, जिससे यह एक गंभीर प्रश्न के बजाय एक बेतुकी कल्पना की तरह लग रहा था। मैथ्यू ने अपने चेहरे पर जिज्ञासा के साथ सेलिन की ओर रुख किया। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है, क्या आपको लगता है कि कौशल रैंक वास्तव में महाकाव्य से ऊपर जाते हैं? सेलिन की अभिव्यक्ति तुरंत सहानुभूति से नरम हो गई। वे वास्तव में कठोर आवश्यकताएं हैं, विशेष रूप से एस रैंक जानवर का शिकार। लेकिन मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि आपकी क्षमताएं कितनी विशिष्ट रूप से शक्तिशाली साबित हुई हैं। सिस्टम संभवतः आपकी प्रदर्शित क्षमता के आधार पर कार्य कठिनाई को मापता है। उसने जारी रखने से पहले एक पल के लिए सोचा, एक बार जब आप अपने कौशल को एपिक रैंक में विकसित कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से एस रैंक किल्स को पूरा कर सकते हैं। रेयर और एपिक के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है, यह आपको वह युद्ध लाभ देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। दरअसल, मैं खुद उसी लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा हूं। मैं अपनी कक्षा में उन्नति का प्रयास करने से पहले अपने प्राथमिक कौशल को एपिक रैंक में विकसित करना चाहता हूं। सबसे शक्तिशाली लोग यही करते हैं। फिर सेलिन ने उच्च कौशल स्तरों के बारे में अपने वास्तविक प्रश्न को संबोधित किया। उसकी अभिव्यक्ति चिंतनशील और अनिश्चित हो गई। महाकाव्य रैंक से ऊपर के कौशल के लिए वह रुक गई। स्पष्ट रूप से उसने जो कुछ भी सीखा था उसके बारे में सोच रही थी। मैंने ईमानदारी से कभी भी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना है, कम से कम पहले अभयारण्य में तो नहीं। शायद और यह शुद्ध अटकलें हैं, शायद चीजें उच्च अभयारण्यों में मौजूद हैं जहां आधारभूत शक्ति स्तर मौलिक रूप से भिन्न है। लेकिन यहां फर्स्ट ऑर्डर जागृति करने वालों के बीच मैंने कभी किसी को एपिक से ऊपर रैंक किए गए कौशल को रखने या देखने के बारे में बात करते नहीं सुना। सेलिन की आवाज ने आगे बढ़ते हुए और अधिक विचारशील स्वर ले लिया। एक प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक आवश्यकताओं के बारे में सोचें। आपको शुरुआत से ही अपनी कक्षा के असाइनमेंट से सीधे एक महाकाव्य रैंक कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जो मैंने कभी किसी के साथ होने के बारे में नहीं सुना है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जिस उच्चतम प्रारंभिक रैंक की पुष्टि की है वह दुर्लभ है, और यहाँ तक कि यह अविश्वसनीय रूप से असामान्य है। आपको शुरू से ही इस तरह के उच्च रैंकिंग कौशल के लिए एक अद्वितीय वर्ग की आवश्यकता होगी। उसने स्पष्ट रूप से इशारा किया क्योंकि उसने समझाना जारी रखा। फिर
भले ही ऐसी असंभव चीज हुई और किसी ने एपिक रैंक के साथ शुरुआत की, उन्हें बड़े पैमाने पर जीवन व्यय के माध्यम से इसे और विकसित करने की आवश्यकता होगी। लागत स्केलिंग बिल्कुल खगोलीय होगी। हम एपिक टियर से परे एक कौशल को आगे बढ़ाने के लिए संभावित रूप से हजारों लोगों के जीवन की बात कर रहे हैं, यह मानते हुए कि सिस्टम इस तरह की उन्नति की भी अनुमति देता है। सेलिन ने संदेह के साथ अपना सिर हिलाया। और ईमानदारी से, भले ही यह तकनीकी रूप से संभव हो, यह रणनीतिक रूप से उत्पादक नहीं होगा। एक एकल कौशल विकसित करने के लिए जीवन को पीसने में वर्षों खर्च करना, जब उसी समय को दूसरे अभयारण्य तक पहुंचने में निवेश किया जा सकता है जहां आपकी आधारभूत शक्ति प्राकृतिक प्रगति के माध्यम से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन की गारंटी नहीं है, और एक जागृति के रूप में रहना हमेशा एक जोखिम होता है। मैथ्यू ने धीरे से सिर हिलाया, इस जानकारी को अवशोषित करते हुए, जबकि उसका दिमाग निहितार्थों के माध्यम से काम कर रहा था। तो न केवल रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी मानव को प्रारंभिक कक्षा के असाइनमेंट से एक महाकाव्य रैंक कौशल प्राप्त हुआ है, बल्कि महाकाव्य से परे धकेलने की अवधारणा को या तो असंभव या इतना अव्यावहारिक माना जाता है कि कोई भी इसे गंभीरता से प्रयास नहीं करता है। जिसका अर्थ है कि मेरा तीसरा विकास कार्य मुझे कुछ ऐसा पूरा करने के लिए कह रहा है जो कि अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो मनुष्य मानते हैं कि अस्तित्व में भी नहीं है। भारी चुनौती के बावजूद, या शायद इसकी वजह से, मैथ्यू अपने पूरे शरीर में उत्साह की लहर को दबा नहीं सका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि प्रत्याशा से। कार्य सभी मानकों के अनुसार असंभव थे, लेकिन यह सही समझ में आया। उसने क्लासलेस पथ पर चलना चुना था। उसने जानबूझकर आरामदायक, अच्छी तरह से मैप की गई सड़कों को खारिज कर दिया था जिसका अन्य लोगों ने अनुसरण किया था। उनकी पूरी प्रगति इस मौलिक आधार पर बनाई गई थी कि वह किसी के नक्शेकदम पर चलने के बजाय इस दुनिया के माध्यम से अपना रास्ता बनाएंगे, जो सिस्टम के शक्ति के पूर्व निर्धारित रास्तों से बंधे होंगे। यह वही था जिसके लिए उसने साइन अप किया था। अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। हर चीज की मौलिक प्रकृति के बारे में समझने के लिए बहुत कुछ, मैथ्यू ने सोचा। उसका दिमाग उन सवालों को गले लगाने के लिए बाहर की ओर फैल रहा था जो ज्यादातर जागृति वालों ने कभी पूछने पर भी विचार नहीं किया था। यह दुनिया, यह वास्तव में कहाँ उत्पन्न हुई? इसके मूल सार में प्रणाली क्या है? केवल शक्ति प्रदान करने के अलावा इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैप किए गए क्षेत्रों और ज्ञात अभयारण्यों से परे क्या मौजूद है? मैथ्यू को पहले ही कुछ सवालों के जवाब मिल चुके थे जो उसे पहले परेशान कर चुके थे, लेकिन पैटर्न स्पष्ट होता जा रहा था। उसने जितने अधिक रहस्यों को सुलझाया, उन्हें बदलने के लिए उतने ही नए प्रश्न उभरे। प्रत्येक उत्तर ने जटिलता की गहरी परतों को प्रकट किया। प्रत्येक खोज ने खुलासा किया कि वह वास्तव में वास्तविकता के वास्तविक दायरे के बारे में कितना कम समझता था और यह कैसे संचालित होता है। सुनहरी मछली जो परोपकारी के साथी के रूप में काम करती थी। पतन से 300 साल पहले मौजूद बहुमौलिक महारत वाला एक मानव। अलग अलग कानूनों के तहत काम करने वाले छिपे हुए क्षेत्र, पूरी प्रजातियां स्तर के प्रतिबंधों से फंस गईं जिन्हें वे समझ भी नहीं सकते थे। सबूत के हर टुकड़े ने सुझाव दिया कि दुनिया कहीं अधिक अजनबी, कहीं अधिक विशाल और आधिकारिक 200 साल के इतिहास की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन थी, जिसका मानवता ने दावा किया था। केवल मजबूत होने से ही मुझे वास्तविक उत्तर मिलेंगे जो मैं ढूंढ रहा हूं, मैथ्यू ने पूर्ण विश्वास के साथ संकल्प किया। परोपकारी की तरह मजबूत नहीं, उससे भी मजबूत। इतना मजबूत है कि सिस्टम को ही मेरे अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। उन नियमों को तोड़ने के लिए काफी मजबूत है जो दूसरों को अस्तित्व का एहसास भी नहीं है। मैथ्यू की आंखें वर्तमान पर फिर से केंद्रित हो गईं, उनका क्षणिक चिंतन हल करने में बदल गया। उसके सामने असंभव कार्य थे। 50 इस रैंक एकल मारता है। 5 असामान्य या दुर्लभ कौशल अधिग्रहण। एक पौराणिक रैंक कौशल जो माना जाता है कि अस्तित्व में नहीं था। लेकिन मैथ्यू ने पहले ही उन चीजों को पूरा कर लिया था जो असंभव होने चाहिए थे। उसने अपने अस्तित्व को एक बेकार शून्य के रूप में खारिज कर दिया था। 2 इस रैंक प्राणियों के हमले से बच गया था जो उससे अधिक मजबूत था और हमेशा प्रबल रहा चाहे कुछ भी हो। यह सिर्फ अगली असंभव चुनौती थी जो उसने अपने लिए रखी थी, और मैथ्यू ने यह साबित करने का इरादा किया था कि यह सब संभव था। ठीक है, मैथ्यू ने जोर से कहा,
खुद को आंतरिक चिंतन से खींचते हुए। आइए इस बात पर ध्यान दें कि हम अभी क्या नियंत्रित कर सकते हैं। हमें अभी भी इस दायरे को साफ करने की आवश्यकता है, और जब हम यहाँ हैं तो मुझे इन विकास कार्यों पर काम करना शुरू करना होगा। सेलिन ने उसे सम्मान के साथ देखा, स्पष्ट रूप से उसके व्यवहार में बदलाव को चौंकाने से दृढ़ निश्चय तक महसूस किया। आपकी योजना क्या है? सबसे पहले हम शिकार करने के लिए अधिक शक्तिशाली जानवर ढूंढते हैं। इस द्वीप में स्पष्ट रूप से उस स्तर पर जीव हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है। हमने अभी अभी 24 और 25 विधर्मियों के स्तर से लड़ाई लड़ी। लूनारिस पर कहीं एस रैंक जानवर होने चाहिए, शायद खुद विधर्मी नेता भी। वह यारा की ओर मुड़ा। मुझे इस द्वीप पर सबसे खतरनाक प्राणियों के बारे में बताओ, जिनके बारे में आपके लोग बचते हैं या जिनके बारे में किंवदंतियां हैं। जिन राक्षसों से आपके सबसे मजबूत योद्धा भी डरते हैं। यारा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने प्रश्न को संसाधित किया। वहां हैं कई, उसने धीरे से कहा। जिन जगहों पर हम नहीं जाते हैं, जिन प्राणियों का हम शिकार नहीं करते हैं। गहरे जंगल और ज्वालामुखी क्षेत्रों में रहने वाली चीजें जो हमें बिना किसी बाधा के छोड़ने की चेतावनी भी देती हैं। मैथ्यू गहन ध्यान के साथ आगे झुक गया। मुझे सब कुछ बताओ। मुझे यह जानने की जरूरत है कि उन्हें कहाँ खोजना है। क्योंकि उन भयानक राक्षसों से हर कोई बचता था, वे वही थे जो मैथ्यू को शिकार करने की आवश्यकता थी। यारा ने गंभीरता से अपना सिर हिलाने से पहले सावी योद्धाओं के साथ एक सार्थक नजर डाली। ठीक है, 3 शीर्ष शिकारी हैं जिनके बारे में मैं लूनारिस पर जानता हूं। सबसे अप्रत्याशित क्रैब किंग है। यह शायद ही कभी प्रकट होता है, ज्यादातर जब हम अपनी तरह के पर्याप्त रूप से मारते हैं कि यह क्रोधित हो जाता है और बदला लेना चाहता है या क्षेत्रीय संदेश भेजना चाहता है। यह बहुत लंबे समय में उभरा नहीं है, तब से नहीं जब हमने 120 चंद्र चक्र पहले हुई आखिरी विनाशकारी घटना के बाद बड़े पैमाने पर केकड़ों का शिकार करना बंद कर दिया था। उसकी अभिव्यक्ति स्मृति के साथ काली हो गई। उस मुठभेड़ ने एक ही दिन में हमारे कबीले के 20 सदस्यों की जान ले ली। तब से हमने लगभग पूरी तरह से केकड़े के शिकार के मैदान से परहेज किया है। दूसरा मैग्मा किंग है, जो तागुल पर्वत के भीतर गहराई में रहता है। यह असाधारण रूप से क्षेत्रीय है, हिंसक रूप से। हमारे सावी सदस्यों के एक स्काउटिंग समूह को एक बार ज्वालामुखी क्षेत्र का पता लगाने और दुर्लभ गर्मी प्रतिरोधी संसाधनों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था जब वे अप्रत्याशित रूप से भयानक जानवर का सामना करते थे। यारा की आवाज कम हो गई। इसने उन लोगों में से अधिकांश को मार डाला जो अभियान का हिस्सा थे। कहानी बताने के लिए केवल एक ही जीवित बचे थे और यहाँ तक कि उसे इतनी गंभीर चोटें आईं कि वह कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। आखिरी, लेकिन निश्चित रूप से कम विधर्मियों का कबीला संरक्षक जानवर है, काला रेवेन। मैथ्यू ने इस जानकारी को संसाधित करते हुए सोच समझकर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। पहले 2 जीव खतरनाक और दिलचस्प लग रहे थे, लेकिन तीसरे ने पूरी तरह से नए सवाल खड़े कर दिए। तो आप कह रहे हैं कि विधर्मियों के पास मैग्मा किंग के समान शक्ति स्तर पर एक संरक्षक जानवर है? एक प्राणी जो विशेष रूप से अपने कबीले की सेवा करता है? उसने यारा को सिकुड़ती आंखों से देखा। क्या आपके पास अपने लोगों की रक्षा करने के लिए एक समकक्ष अभिभावक भी है? यारा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, हम करते हैं। हमारा कबीला संरक्षक सफेद हंस है। ये संरक्षक जानवर बहुत विशिष्ट नियमों के तहत काम करते हैं। वे आमतौर पर संघर्षों या दैनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक कि हमारे संबंधित कुलों को पूर्ण विनाश के आसन्न खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है। वे दुर्लभ अवसरों पर कबीले के प्रमुखों के अलावा किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, सामान्य कबीले की गतिविधियों से अपनी दूरी बनाए रखते हैं। मैथ्यू ने स्पष्टीकरण को समझते हुए धीरे से सिर हिलाया। इसने समझाया कि उसने सभी के साथ रहने के दौरान इतने शक्तिशाली प्राणी को क्यों नहीं देखा या महसूस नहीं किया। आपके लोगों को ऐसे असाधारण शक्तिशाली जानवर कैसे मिल गए जो आपकी रक्षा कर रहे थे? क्या परोपकारी ने उन्हें अभिभावक के रूप में छोड़ दिया था जब वह चला गया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने सुनहरी मछली को छोड़ दिया था? यारा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। नहीं, इन संरक्षक जानवरों की उत्पत्ति बहुत अलग है। वे हमारे विरोधी कुलों के ग्रैंड चीफ्स के आजीवन साथी हैं,
जो हमारे पूरे इतिहास में सबसे महान नेता हैं। हमारे ग्रैंड चीफ वेलशारा द ट्रैंक्विल वेव व्हाइट स्वान के साथ बंधे हुए थे। विधर्मियों के ग्रैंड चीफ क्रेथेल द बर्निंग डार्कनेस ब्लैक रेवेन के साथ बंधे हुए थे। उन नामों को बोलते समय उनकी आवाज में गहरी श्रद्धा थी, जैसे कि लगभग पौराणिक स्थिति के आंकड़ों का आह्वान करना। ग्रैंड चीफ्स हमारे कबीले के रिकॉर्ड किए गए इतिहास में अब तक मौजूद सबसे मजबूत नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शक्ति ने हमारे समाज के विकास के बारे में सब कुछ आकार दिया। मैथ्यू वास्तविक जिज्ञासा के साथ आगे झुक गया। मेरा मतलब असंवेदनशील होना नहीं है, लेकिन क्या ये ग्रैंड चीफ्स अभी भी जीवित हैं? क्योंकि उस परिमाण के एस रैंक जानवरों के साथ सफलतापूर्वक वश में करने और बंधन बनाने के लिए उन्हें असाधारण रूप से, लगभग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने की आवश्यकता होगी। यारा की अभिव्यक्ति बहुत उदास हो गई। नहीं, वे दोनों मर चुके हैं, अब कई पीढ़ियों से हैं। उनकी मौत ने हमारे गुटों के बीच वर्तमान नाजुक शांति पैदा की है। उसने दुखद इतिहास समझाने से पहले एक सांस ली। दोनों ग्रैंड चीफ युवा पीढ़ी का हिस्सा थे जब परोपकारी पहली बार लूनारिस पर आए थे। वे उनके सबसे समर्पित छात्रों में से थे, जो हमारे साथ रहने वाले संक्षिप्त समय के दौरान युद्ध तकनीक, मौलिक हेरफेर और दार्शनिक ज्ञान सीख रहे थे। यारा के हाथ थोड़े भींच गए क्योंकि वह जारी रही। क्रेथेल, जो अंतः विधर्मियों का ग्रैंड चीफ बन जाएगा, मूल रूप से हमारे अपने लोगों में से एक था। वह प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी और परोपकारी की शिक्षाओं के प्रति गहराई से समर्पित था। लेकिन वह घमंडी भी था और कथित अपमान से आसानी से घायल हो गया था। भ्रष्ट गुट जो विधर्मी बन जाएगा, उसने समय के साथ उसे मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर किया। उन्होंने उसके कानों में जहर फुसफुसाया, यह दावा करते हुए कि दाता ने वेलशारा के प्रति पक्षपात दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी सही मान्यता से वंचित किया जा रहा है, कि उनकी प्रतिभा को जानबूझकर दबाया जा रहा है। आखिरकार विधर्मियों की विचारधारा ने क्रेथेल पर पूरी तरह से दावा किया। एक बार जब वह प्रशिक्षण के माध्यम से काफी मजबूत हो गया और ब्लैक रेवेन के साथ जुड़ गया, तो उन्होंने उसे अपना नेता बना दिया, जिसे उन्होंने बाहरी प्रभाव से संदूषण कहा। यारा ने स्पष्ट दर्द के साथ कहा। वेलशारा और क्रेथेल दोनों परोपकारी के असाधारण छात्र थे, शुरू में खून के अलावा सभी में भाई। लेकिन विचारधारा और हेरफेर ने उन्हें नश्वर दुश्मनों में बदल दिया। उन्होंने वर्षों तक अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, प्रत्येक मुठभेड़ ने परिदृश्य को तबाह कर दिया और उनके बीच फंसे निर्दोष लोगों की जान ले ली। यारा की आवाज शांत और अधिक उदास हो गई। उनका अंतिम टकराव क्रिम्सन शोर पर हुआ। समुद्र तट पर अभी भी झुलसे के निशान और पैच हैं, जो पीढ़ियों बाद भी ठीक नहीं होंगे। उन्होंने बिना आराम के 3 दिन और रात तक लड़ाई लड़ी, अपने शरीर और अपने संरक्षक जानवरों को सभी उचित सीमाओं से परे धकेल दिया। दोनों ग्रैंड चीफ्स उस लड़ाई में मारे गए। वेलशारा द ट्रैंक्विल वेव और क्रेथेल द बर्निंग डार्कनेस ने एक साथ एक दूसरे को मार डाला। उनके अंतिम हमले ठीक उसी क्षण सच साबित हुए। व्हाइट स्वान और ब्लैक रेवेन अपने बंधुआ भागीदारों की रक्षा करने की कोशिश में इतने गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि दोनों जानवर ठीक होने के लिए पीछे हट गए और तब से फिर कभी नहीं लड़े। मैथ्यू ने इस जानकारी को आत्मसात किया, इन दो व्यक्तियों के लूनारिस के पूरे सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को पहचानते हुए। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पक्षों के जीवित कबीले के नेता युद्ध विराम के तहत मिले। उन्होंने माना कि यदि संघर्ष उस तीव्रता पर जारी रहा, तो दोनों गुट अंततः खुद को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। प्रत्यक्ष हत्या को कम करने, क्षेत्रीय सीमाओं को बनाए रखने और संघर्ष में सक्रिय प्रतिभागियों के बजाय संरक्षक जानवरों को निवारक के रूप में मौजूद रहने की अनुमति देने के लिए एक समझौता किया गया था। उसने द्वीप पर इधर-उधर इशारा किया। यह संधि पीढ़ियों से चली आ रही है, हालांकि तनाव बना हुआ है। वर्तमान विधर्मी नेतृत्व अभी भी क्रेथेल की भ्रष्ट विचारधारा का अनुसरण करता है, लेकिन उनमें उनकी व्यक्तिगत शक्ति और करिश्मे का अभाव है। इसी तरह हमारे वर्तमान प्रमुख वेलशारा की स्मृति का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी महान ताकत की बराबरी नहीं कर सकते। मैथ्यू ने ऐतिहासिक संदर्भ को नई समझ के साथ संसाधित किया। मैथ्यू और सेलीन के विधर्मियों की कट्टरपंथी खोज अब और अधिक समझ में आती है। क्रेथेल की विचारधारा द्वारा आकार दिए गए उनके विश्व दृष्टिकोण में किसी भी बाहरी व्यक्ति ने संदूषण के उसी खतरे का प्रतिनिधित्व किया जिसने मूल रूप से उनके समाज को विभाजित किया था।
ये ग्रैंड चीफ्स, मैथ्यू ने सावधानी से कहा। वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे? वे किस स्तर पर पहुंच गए? यारा की अभिव्यक्ति ने अनिश्चितता दिखाई, क्योंकि उसने कुछ ऐसा मापने की कोशिश की जिसके बारे में उसने केवल किंवदंतियों और मौखिक इतिहास के माध्यम से सुना था। कच्ची क्षमता के मामले में दोनों ग्रैंड चीफ्स अपने बंधुआ साथी ब्लैक रेवन और व्हाइट स्वान की तुलना में थोड़े मजबूत थे। अत्यधिक नहीं, लेकिन इतना पर्याप्त है कि सीधे टकराव में ग्रैंड चीफ्स यदि आवश्यक हो तो अपने संरक्षक जानवरों को आदेश दे सकते हैं और उन पर हावी हो सकते हैं। इसलिए वे एस रैंक जानवरों की तुलना में थोड़े मजबूत थे। यदि अभिभावकों की शक्ति के स्तर के बारे में मेरी भविष्यवाणियां सही हैं, मैथ्यू ने सोचा, अपनी समझ को हिलाने से पहले इस महत्वपूर्ण जानकारी को संसाधित करते हुए। वास्तव में उस शक्ति के स्तर का आकलन करने के लिए जिसका वह सामना करने जा रहा था और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उसके विकास कार्य इस क्षेत्र में प्राप्त किए जा सकते थे, मैथ्यू को पहले मैग्मा किंग या क्रैब किंग की वास्तविक युद्ध क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने की आवश्यकता थी। केवल प्रत्यक्ष अवलोकन ही उसे भय और किंवदंती से रंगे सेकेंड हैंड खातों पर भरोसा करने के बजाय सटीक मूल्यांकन देगा। इतिहास की व्याख्या करने के लिए धन्यवाद, मैथ्यू ने यारा से ईमानदारी से कहा। यह वास्तव में मुझे यह समझने में मदद करता है कि हम इस द्वीप पर राजनीतिक स्थिति और शक्ति की गतिशीलता दोनों के साथ बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने सेलिन की ओर रुख किया। अब हमारे पास शिकार के लिए व्यवहार्य विकल्प हैं। केकड़ा राजा और मैग्मा किंग निश्चित लक्ष्य हैं, और संभावित रूप से विधर्मियों का संरक्षक जानवर, अगर परिस्थितियां इस तरह की मुठभेड़ की अनुमति देती है। सेलिन की आंखें अलार्म से चौड़ी हो गईं। मैथ्यू, आप उन संरक्षक जानवरों से लड़ने पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकते। उन्हें अपने अपने कुलों का सबसे बड़ा खजाना और निवारक माना जाता है। देखेंगे, मैथ्यू ने थोड़ी आश्वस्त मुस्कान के साथ बाधित किया। मैं अपने लक्ष्यों के बारे में महत्वाकांक्षी हूं, अपने तरीकों के बारे में आत्मघाती नहीं। हम पहले क्रैब किंग और मैग्मा किंग से शुरुआत करेंगे। उनकी अभिव्यक्ति और अधिक गणनात्मक हो गई। फिर, अगर विधर्मी अपना आक्रामक पीछा जारी रखते हैं और हमारे साथ टकराव को मजबूर करते रहते हैं, तो हम बस उनमें से पर्याप्त को मार देंगे ताकि वे अपने संरक्षक जानवर को उभरने के लिए उकसाएं। सेलिन अभी भी पूरी योजना से बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन एक पल के विचार के बाद उसने अपनी अनिच्छुक स्वीकृति में सिर हिलाया। वह अच्छी तरह से समझती थी कि मैथ्यू को अपने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए इन असाधारण शक्तिशाली जानवरों का शिकार करने की आवश्यकता है। विकल्प लंबे समय तक जागृति के रूप में फंसा रहा। बिना किसी कारण के उच्च अभयारण्यों को आगे बढ़ाने या पहुंचने के लिए समय बढ़ाना कुछ ऐसा था जो कोई नहीं चाहता था, कम से कम मैथ्यू की क्षमता और शक्ति वाला कोई व्यक्ति। यारा बढ़ती चिंता के साथ उनके आदान प्रदान को सुन रही थी। मैथ्यू, सेलिन, मैं समझता हूं कि इन प्राणियों का पीछा करने के आपके अपने कारण हैं, लेकिन कृपया इसमें शामिल खतरे को समझें। मैग्मा किंग ने बिना किसी प्रयास के अनुभवी शिकार दलों को मार डाला है। केकड़ा राजा अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है और सहिष्णुता से परे उकसाए जाने पर हमारी बस्तियों को तबाह कर दिया है। वह झिझकी, फिर दिखाई देने वाली असुविधा के साथ जारी रही। और काला रेवन, यहां तक कि शिकार करने की योजना का उल्लेख करना भी गलत लगता है। यदि विधर्मी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप उनके अभिभावक जानवर को निशाना बना रहे हैं, तो वे केवल छोटे गश्ती दल नहीं भेजेंगे। वे आपका शिकार करने के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति को जुटा लेंगे। मैथ्यू ने उसकी चेतावनियों पर गंभीरता से विचार किया। मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं और मैं जोखिमों को खारिज नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह पूछने की जरूरत है कि मुझे केकड़ा राजा कहां मिलेगा। मैथ्यू ने कुछ कारणों से केकड़ा राजा के साथ जाने का फैसला किया था। पहला यह था कि उस प्राणी के आसपास की जानकारी अधिक व्यापक थी और उसने पहले ही कुछ केकड़ों का शिकार किया था, भले ही वे खुद केकड़े राजा से कमजोर हों। खुद को अधिक आंकने से बचने के लिए और वास्तव में जानवर की शक्ति का आकलन करने के लिए मैथ्यू ने फैसला किया कि केकड़ा राजा उनके पहले लक्ष्य के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा विकल्प था। यारा ने आह भरी, यह पहचानते हुए कि मैथ्यू ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था और अकेले चेतावनियों से विचलित नहीं होगा। क्रैब किंग का क्षेत्र पूरे पूर्वी समुद्र तट और उथले चट्टान प्रणालियों को शामिल करता है।
इसकी उपस्थिति को ट्रिगर करने के लिए कितने केकड़ों को मारने की आवश्यकता होगी? हम पूरी तरह से निश्चित नहीं है, यारा ने स्वीकार किया। पिछली बार जब यह सामने आया था तो हमारे शिकार दलों ने 2 दिनों की अवधि में लगभग 50 केकड़ों को मार डाला था। लेकिन उपस्थिति अन्य कारकों पर भी निर्भर हो सकती है जिन्हें हम नहीं समझते हैं। और मैग्मा किंग? यह वास्तव में तागुल पर्वत पर कहाँ रहता है? मैथ्यू ने अपने अगले लक्ष्य के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करते हुए पूछा। यारा ने क्षितिज पर दिखाई देने वाली दूर ज्वालामुखी शिखर की ओर इशारा किया। शिखर के पास, जहां गर्मी सामान्य प्राणियों के लिए असहनीय हो जाती है। पिघली हुई चट्टान और सल्फ्यूरस गैसों से भरी गुफाएं हैं। मैग्मा किंग सबसे गहरे कक्षों में अपनी मांद बनाता है, जहां पत्थर भी पानी की तरह बहता है। वह थोड़ा कांप उठी। उस मुठभेड़ से बचने वाले व्यक्ति ने प्राणी को जीवित लौ के रूप में वर्णित किया, आग के प्रति प्रतिरक्षा, लावा के माध्यम से तैरने में सक्षम जितनी आसानी से हम पानी के माध्यम से तैरते हैं, और गर्मी को इतनी तीव्र रूप से विकीर्ण करते हैं कि इसने दर्जनों मीटर दूर से कपड़ों को प्रज्वलित किया। यह सुनकर सेलिन बातचीत में कूद पड़ी। मुझे लगता है कि आपको पहले केकड़े राजा का शिकार करना चाहिए। उकसावे के माध्यम से बाहर निकलना अधिक अनुमानित है। हम केकड़ों का शिकार तब तक करते हैं जब तक कि यह प्रकट न हो जाए, जिससे हमें कुछ हद तक समय और स्थान पर नियंत्रण मिल जाता है, जबकि कुछ भी होने की स्थिति में मुझे इस प्रक्रिया में मजबूत बनाया जा सकता है। मैग्मा किंग स्थिर है, लेकिन अपने गृह क्षेत्र में लड़ता है जहां पर्यावरण खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। हालांकि हम अज्ञात समय से निपटने के बजाय विशेष रूप से उस मुठभेड़ के लिए स्काउट और तैयारी कर सकते हैं। मैथ्यू ने पहले ही मानसिक रूप से क्रैब किंग को अपने पहले लक्ष्य के रूप में चुना था, लेकिन सेलिन की बातें सुनने के बाद वह अपने फैसले में और भी दृढ़ हो गया। चलो केकड़े राजा के साथ चलते हैं। यह विवरण के आधार पर थोड़ा कम घातक लगता है, और मेरा बिजली तत्व अपने गोले और पानी आधारित वातावरण के साथ क्रस्टेशियन प्रकार के प्राणियों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी होना चाहिए। मैग्मा किंग की पूर्ण अग्नि प्रतिरक्षा और लावा निवास स्थान मेरी अधिकांश आक्रामक क्षमताओं के लिए गंभीर जटिलताएं पैदा करता है। वह केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ यारा की ओर मुड़ा। हमें पूर्वी समुद्र तट और उथले चट्टान प्रणालियों तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छे मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी। आइए आज वहां जाएं। जब हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य हों तो देरी करने का कोई मतलब नहीं है। यारा ने इलाके की विशेषताओं, मार्ग में संभावित खतरों और केकड़े क्षेत्रों के भौगोलिक लेआउट के बारे में जो कुछ भी समझाया, उसे ध्यान से सुनने के बाद मैथ्यू अपनी बैठने की स्थिति से उठ खड़ा हुआ। उसका सिर लगभग उस गुफा की निचली छत से टकराया जिसमें वे वर्तमान में आश्रय ले रहे थे। चलो तुरंत बाहर निकलते हैं। केकड़ा राजा के क्षेत्र की दिशा बिल्कुल विपरीत दिशा में है, जहां हमने अभी अभी विधर्मियों से लड़ाई की थी। हम एक पत्थर से 2 पक्षियों पर हमला कर सकते हैं, जिससे सीधे अपने प्राथमिक गंतव्य की ओर बढ़ते हुए संभावित विधर्मी खोज से अधिकतम दूरी बन सकती है। यारा ने दृश्यमान इस्तीफे के साथ आह भरी, लेकिन 4 सावी योद्धाओं और सेलिन के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हर कोई समझ गया था कि एक बार मैथ्यू ने अपना दिमाग किसी चीज के लिए सेट कर लिया, आगे बहस करना व्यर्थ था। वह इसे करने जा रहा था, चाहे वह अकेला हो। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने और उनके संकल्प को मजबूत करने के साथ समूह ने जानबूझकर सबसे खतरनाक शीर्ष शिकारियों में से एक को लुभाने के लिए पूर्वी तट की ओर मार्च किया, जो कि लुनारिस की दुनिया को पेश करना था। क्षेत्र के भीतर हाल ही में युद्ध के विशिष्ट संकेतों का पालन करते हुए विधर्मी स्काउट जंगल के माध्यम से सावधानी से आगे बढ़ा। लंबे समय तक जुलसे के निशान और हवा पर बहाए गए खून की धातु की गंध ने उसे अपने लक्ष्य को खोजने की प्रत्याशा में मुस्कुराया। फड़फड़ाना। वह पेड़ की रेखा को तोड़कर युद्ध के मैदान में घुस गया और पूरी तरह से जम गया। उनके कबीले के सदस्यों के शव विभिन्न राज्यों में जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ तो केवल भयानक घावों वाली लाशें थीं। अन्य लोग पहचान से परे जल गए थे। उनका मांस काला हो गया था और अधिक पके हुए मांस की तरह फट गया था। कुछ राख और हड्डी के टुकड़ों से थोड़ा अधिक हो गए थे। उनकी मृत्यु इतनी विनाशकारी थी कि लगभग कुछ भी पहचानने योग्य नहीं बचा था। स्काउट के पैर उसके नीचे झुक गए। वह अपने घुटनों पर गिर गया, निकटतम शरीर की ओर रेंगते हुए, विशिष्ट हड्डी की पायल को पहचानते हुए, भले ही शरीर पहचान से परे जल गया हो।
उसका चचेरा भाई, उसका बचपन का दोस्त, उसका भाई, लेकिन जंगल के फर्श पर खून पड़ा बेजान था। एक उन्मादी अवस्था में उसने शरीर के बचे हुए हिस्से को अपनी बाहों में इकट्ठा किया, जले हुए मांस को पालना जो नाजुक कागज की तरह उसके स्पर्श पर उखड़ गया। दुख ने उसके तर्कसंगत विचार को अभिभूत कर दिया, इससे पहले कि एक चोट जलती हुई चीख ने अपना रास्ता बना लिया। दहाड़! पीड़ादायक चीख उसके गले से निकल गई और पूरे जंगल में फैल गई। भूतिया विलाप ने श्रवण दूरी के भीतर हर विधर्मी गश्ती दल को सतर्क कर दिया। योद्धा कई दिशाओं से दौड़ते हुए, हथियार खींचे गए और घात लगाकर हमला करने की उम्मीद करते हुए, केवल जब उन्होंने पीछे छोड़े गए नरसंहार को देखा तो वे मृत हो गए। उनकी आंखें शुद्ध अविश्वास और भय से चौड़ी हो गईं। कबीला छोटा था, केवल कुछ 100 सदस्य ही अपने क्षेत्र में फैले हुए थे। अधिकांश परिवार अंतर्विवाह और साझा रक्तरेखा की पीढ़ियों के माध्यम से निकटता से जुड़े हुए थे। ये सिर्फ गिरे हुए योद्धा नहीं थे, ये बेटे, पिता, भाई, चचेरे भाई थे। ये परिवार थे। कुछ विधर्मी तुरंत शोक संतप्त स्काउट को सांत्वना देने के लिए चले गए, उसके कंधों पर हाथ रखे और आराम के नरम शब्द बोले जिसने आत्मा कुचलने वाले नुकसान को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अन्य लोगों ने विनाश के माध्यम से सख्त खोज की, उचित दफन संस्कार के लिए घर लाने के लिए अपने स्वयं के रिश्तेदारों के अवशेष खोजने की उम्मीद की। लेकिन कई शवों को जादुई आग से इतनी अच्छी तरह से जला दिया गया था कि राख भी नहीं बची थी। हवा ने पहले ही पूरे द्वीप में आखिरी निशान बिखेर दिए थे, परिवारों को उस छोटे से आराम से भी वंचित कर दिया था। जवाब देने वाले विधर्मी समूह का नेता, सबसे बरकरार लाश, गश्ती नेता के पास झुक गया। उसकी आंखों ने घावों का पता लगाते हुए शरीर को स्कैन किया। आग के जादू के निशान धड़ को ढक रहे थे, साथ ही कई खंजर के जोर महत्वपूर्ण अंगों में घुस गए थे। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह कंधे पर एक विशिष्ट घाव था। एक तीर का घाव जो कंधे के अंदर गहराई तक चला गया। नेता का जबड़ा कड़ा हो गया क्योंकि उसने उस हमले के पीछे के व्यक्ति को पहचान लिया। यारा, उसने हर अक्षर से टपकते जहर के साथ नाम बुदबुदाया। पूरे सावी कबीले के भीतर एकमात्र तीरंदाज जिसके पास अपने सहयोगी जैसे लड़ाकू के खिलाफ इस तरह का शॉट लगाने के लिए पर्याप्त कौशल और सटीकता है। वह युवती जो भ्रष्ट भाषा बोलती थी। गद्दार जिसने उचित न्याय की अनुमति देने के बजाय आक्रमणकारियों की रक्षा करने का विकल्प चुना था। उसकी आंखें शुद्ध घृणा से चमक उठीं क्योंकि वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। नेता की अभिव्यक्ति गंभीर और ठंडी थी क्योंकि वह अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों की ओर मुड़ा। योद्धाओं को वह जानता था कि वह बिना किसी सवाल या झिझक के सबसे तेज गति से आदेशों को पूरा करेगा। शाहवास्क क्रावेस डियाग्मास, उसने अधिकार के स्वर में आदेश दिया। गांव लौटो। इस नरसंहार के प्रमुख को सूचित करें। यह सावी की संलिप्तता का प्रमाण है। नेता ने अपने अधीनस्थों को फर्श पर मिला एक तीर भेंट किया। उनके स्पष्ट आदेश सुनकर चयनित योद्धा तुरंत तीर के साथ अधिकतम गति से चले गए, अपने घर की बस्ती की ओर वापस दौड़ पड़े। उन्हें विधर्मियों के प्रमुख को उस नरसंहार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता थी जो उन्होंने देखा था और अपने रिश्तेदारों की मौत में सावी कबीले की प्रत्यक्ष भागीदारी का अकाट्य सबूत पेश करना था। दोनों कुलों के बीच पीढ़ियों से मौजूद नाजुक शांति आपसी प्रतिरोध के माध्यम से बनाए रखी गई और ग्रैंड चीफ्स की विनाशकारी अंतिम लड़ाई की स्मृति अब एक धागे पर इतनी पतली थी कि यह किसी भी क्षण टूट सकती है। उस धागा टूटने के परिणाम अज्ञात थे, लेकिन वे निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होंगे। सावी कबीले के विपरीत उनका तरीका यह था कि खून के लिए खून की जरूरत थी और विधर्मियों के पास 13 से अधिक कारण थे कि रक्त की नदियां जल्द ही बह जाएंगी। मैं फिर से समतल हो गया, सेलिन ने उत्साह के साथ कहा, पूर्वी तट की ओर अपनी यात्रा के दौरान एक स्तर के 24 जंगल शिकारी को खत्म करने के बाद अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। अच्छा काम, बहुत बढ़िया, मैथ्यू ने एक नरम मुस्कान के साथ कहा, मिराज के पास आराम से चलते हुए। आपको जल्द ही 25 के स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। विधर्मी निश्चित रूप से हमारी पिछली मुठभेड़ को हल्के में नहीं लेने जा रहे हैं। जब प्रतिशोध आता है तो आपको 25 के स्तर पर रखने से हमारे जीवित रहने की संभावना में फर्क पड़ेगा। सेलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसकी क्षणिक उत्तेजना वास्तविकता से प्रभावित थी।
मैं अब 23 के स्तर पर हूं। इससे पहले कि मैं अपनी कक्षा उन्नति कार्यों का प्रयास कर सकूं और अपना मार्ग चुन सकूं, 2 और स्तर। यदि हम केकड़े राजा के क्षेत्र के रास्ते में पर्याप्त मजबूत जानवरों का सामना करते हैं, तो मुझे केकड़े राजा को लुभाने तक दहलीज तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। यारा थोड़ा आगे चला गया, तटीय क्षेत्रों के पास पहुंचने पर तेजी से उबड़-खाबड़ इलाकों के माध्यम से उन्हें सबसे सुरक्षित मार्ग पर मार्गदर्शन किया। पूर्वी तट इंतजार कर रहा था। वह चुनौती जो यह निर्धारित करेगी कि मैथ्यू के असंभव विकास कार्य प्राप्त करने योग्य थे या एक उदासीन प्रणाली से बस क्रूर चुटकुले थे। वहां वे हैं, द्वीप केकड़े, यारा ने कहा, एक जानवर के शव पर भोजन करने वाले बड़े पैमाने पर क्रस्टेशियंस के एक समूह की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से तटरेखा पर सफलतापूर्वक शिकार किया था। मैथ्यू और सेलिन दोनों ने अपना ध्यान केकड़ों पर केंद्रित किया, उनके आकार और खतरे के स्तर का आकलन किया। वे द्वीप केकड़ों के समान स्तर पर थे जिनका उन्होंने कुछ समय पहले शिकार किया था। सेलिन ने अपने चेहरे पर उत्सुक तड़प के भाव के साथ मैथ्यू की ओर रुख किया। क्या मैं? आगे बढ़ो, मैथ्यू ने एक उत्साहजनक मुस्कान के साथ कहा। हम पहले से ही सहमत थे कि वैसे भी यह योजना होगी। आप शिकार का नेतृत्व तब तक करते हैं जब तक आप अपनी सीमा तक नहीं पहुंच जाते या स्तर ऊपर नहीं पहुंच जाते। सेलिन आत्मविश्वास से आगे बढ़ने से पहले व्यावहारिक रूप से उत्साह के साथ कूद गई। उसकी हरकत इतनी अचानक इसने यारा को आश्चर्यचकित कर दिया, जो सहज रूप से अपने दोस्त के डर में उसकी बाह पकड़ने के लिए पहुंच गई। मैथ्यू ने धीरे से यारा की फैली हुई बाह को पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। ठीक है, उसे लड़ने दो। चिंता मत करो, आपका दोस्त मजबूत है। वह चिमटे के साथ कुछ बड़े आकार के गोले को संभाल सकती है। उसकी नसों वाली बाहों को पकड़ते हुए यारा के गाल अप्रत्याशित शारीरिक संपर्क पर अचानक रंग से लाल हो गए और उसने चुपचाप सिर हिलाया। यह महसूस करते हुए कि उसने बिना सोचे समझे क्या किया था, मैथ्यू ने तुरंत अपना हाथ वापस ले लिया जैसे कि जला दिया गया हो। वह सावी योद्धाओं के चेहरों पर स्पष्ट रूप से दुखी भावों से बता सकता था कि उनके प्रति सामान्य सम्मान के बावजूद वे अपनी नौकरानी को इतनी लापरवाही से छूने की सराहना नहीं करते थे। मुझे क्षमा करें, मेरा मतलब किसी भी अनादर का नहीं था। मैथ्यू ने यारा से तुरंत माफी मांगी, फिर उन योद्धाओं की ओर मुड़ गए जो उनके अंग्रेजी शब्दों को नहीं समझने के बावजूद उनके स्वर और शरीर की भाषा से स्पष्ट रूप से उनके क्षमा प्रार्थी इरादे का अनुमान लगा सकते थे। यह अनुचित था, मुझे क्षमा करें। योद्धाओं के हाव भाव काफी कम हो गए और उन्होंने गरिमापूर्ण समझ के साथ उसकी माफी स्वीकार करने में सिर हिलाया। यारा ने तुरंत अपना सिर हिलाया, ब्लश अभी भी उसके गालों को रंग रहा था। मैं यह ठीक है, वास्तव में। इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, वह हकलाते हुए, फिर जल्दी से सेलिन के पीछे दौड़ती हुई जो स्पष्ट रूप से उस अजीबता से बचने का प्रयास था जो उसने महसूस की थी। 4 योद्धा अपनी सामान्य सुरक्षात्मक दूरी पर पीछे चले गए और मैथ्यू ने अपनी विचारहीनता पर हताशा की भारी सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर लाया। उसे बिना किसी सहमति या चेतावनी के सावी कबीले की युवती को छूने में बहुत बुरा लगा। शारीरिक संपर्क ने स्पष्ट रूप से अपने लोगों के बीच सांस्कृतिक महत्व रखा था जिसका उन्होंने अज्ञानता के माध्यम से उल्लंघन किया था। मैथ्यू समझ सकता था कि सभी के सामान्य कार्य करने के प्रयासों के बावजूद माहौल अजीब और तनावपूर्ण हो गया था। वह केवल सामाजिक गलत कदम के लिए खुद को अंदर से कोस सकता था। सावी लोग उनके और सेलिन के लिए अविश्वसनीय रूप से मेहमानवाज और उदार थे, अधिकांश मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर समान परिस्थितियों में होते जब वे पूरी तरह से अजनबियों से निपटते थे जो सचमुच कहीं से भी दिखाई देते थे। इस तरह के विचारहीन व्यवहार के साथ उनकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए मैथ्यू को बुरा लगा, भले ही उसका मतलब इशारे से अनुचित या दुर्भावनापूर्ण कुछ भी नहीं था। मुझे सांस्कृतिक रूप से अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है, ये एक खेल में सिर्फ एनपीसी नहीं है। वे वास्तविक सामाजिक नियमों वाले वास्तविक लोग हैं जिनका मुझे सम्मान करने की आवश्यकता है। सनसनाहट। हवा के ब्लेड हवा के माध्यम से यात्रा करते थे, एक केकड़े के विशाल चिमटे को काट देते थे जिसने सेलिन को किनारे से पकड़ने का प्रयास किया था। अंग रेत पर जोर से गिर गया, सजगता से हिल गया। मैथ्यू ने ध्यान से देखा क्योंकि सेलिन ने केकड़ों को संलग्न करने और खत्म करने के लिए विशेष रूप से पवन और पृथ्वी तत्वों का उपयोग किया।
वे शिकार के दौरान पूर्ण न्यूनतम शोर को संभव बनाने के लिए पहले से ही सहमत थे। आग के गोले और विस्फोटक हमलों ने बहुत अधिक ध्वनि पैदा की जो संभावित रूप से विधर्मी गश्ती दल को आकर्षित कर सकती थी यदि कोई समुद्र तट की श्रव्य सीमा के भीतर काम कर रहा था। चुपके और दक्षता ने कच्चे विनाशकारी तमाशे पर प्राथमिकता ली, कम से कम कुछ समय के लिए। सेलिन कुल 7 स्तर के 24 केकड़ों से सफलतापूर्वक लड़ने में कामयाब रही, इससे पहले की स्थिति वास्तव में खतरनाक क्षेत्र में बढ़ने लगे। 2 और बड़े केकड़े, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से बड़ा था, अचानक आक्रामक इरादे से उथले पानी से उभरे, उनके चिमटे क्लिक कर रहे थे। उनके दृष्टिकोण ने तुरंत सेलिन को खतरे में डाल दिया। घिरे रहने और अभिभूत होने का जोखिम अब बहुत बड़ा था। मैथ्यू ने तुरंत कदम रखा, खुद को सेलिन और नए आगमन के बीच स्थापित किया। मुझे ये दोनों मिल गए हैं जिन्हें आप पहले ही लगा चुके हैं, उन्हें खत्म करने पर काम करते रहें। सेलिन ने अपने वर्तमान लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने से पहले उसे एक आभारी मुस्कान बिखेरी, अपनी लड़ाई फिर से शुरू की। मैथ्यू ने स्थानिक भंडारण से अपना खंजर निकाला और 2 उभरते हुए केकड़ों का सीधे सामना किया। उन्होंने जानबूझकर उन्हें तुरंत मारने से परहेज किया, इसके बजाय उन्हें मोबाइल प्रशिक्षण डमी के रूप में उपयोग करके जीवित, आक्रामक विरोधियों के खिलाफ अपनी खंजर तकनीकों का अभ्यास और परिष्कृत किया। टैगर 8 कौशल के बिना सक्रिय रूप से अपने आंदोलनों का मार्गदर्शन करते हुए मैथ्यू को सचेत रूप से याद करने और मांसपेशियों की स्मृति को लागू करने की आवश्यकता थी जिसे उसने विकसित किया था। तड़क भड़क चिमटे की प्रत्येक पैरी, व्यापक पंजों का प्रत्येक चकमा, कमजोर जोड़ों की ओर प्रत्येक सटीक जोर ने अपने शरीर की स्वचालित प्रतिक्रियाओं में तकनीकों को गहराई से मजबूत किया। केकड़े भी मजबूत थे, उनके बख्तरबंद गोले उसके खंजर के हमलों को विक्षेपित कर रहे थे, और अगर वे ठीक से जुड़ते थे तो उनके चिमटे आसानी से अंगों को तोड़ सकते थे। लेकिन वे पूर्वानुमानित भी थे, अधिक फुर्तीले जानवरों की तुलना में उनके हमले के पैटर्न अपेक्षाकृत सरल थे। मैथ्यू के लिए वे सही अभ्यास विरोधी थे। उनके दृष्टिकोण ने तुरंत सेलिन को खतरे में डाल दिया। घिरे रहने और अभिभूत होने का जोखिम अब बहुत बड़ा था। मैथ्यू ने तुरंत कदम रखा, खुद को सेलिन और नए आगमन के बीच स्थापित किया। मुझे ये दोनों मिल गए हैं जिन्हें आप पहले ही लगा चुके हैं, उन्हें खत्म करने पर काम करते रहें। सेलिन ने अपने वर्तमान लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने से पहले उसे एक आभारी मुस्कान बिखेरी, अपनी लड़ाई फिर से शुरू की। मैथ्यू ने स्थानिक भंडारण से अपना खंजर निकाला और 2 उभरते हुए केकड़ों का सीधे सामना किया। उन्होंने जानबूझकर उन्हें तुरंत मारने से परहेज किया, इसके बजाय उन्हें मोबाइल प्रशिक्षण डमी के रूप में उपयोग करके जीवित, आक्रामक विरोधियों के खिलाफ अपनी खंजर तकनीकों का अभ्यास और परिष्कृत किया। टैगर 8 कौशल के बिना सक्रिय रूप से अपने आंदोलनों का मार्गदर्शन करते हुए मैथ्यू को सचेत रूप से याद करने और मांसपेशियों की स्मृति को लागू करने की आवश्यकता थी जिसे उसने विकसित किया था। तड़क भड़क चिमटे की प्रत्येक पैरी, व्यापक पंजों का प्रत्येक चकमा, कमजोर जोड़ों की ओर प्रत्येक सटीक जोर ने अपने शरीर की स्वचालित प्रतिक्रियाओं में तकनीकों को गहराई से मजबूत किया। केकड़े भी मजबूत थे, उनके बख्तरबंद गोले उसके खंजर के हमलों को विक्षेपित कर रहे थे, और अगर वे ठीक से जुड़ते थे तो उनके चिमटे आसानी से अंगों को तोड़ सकते थे। लेकिन वे पूर्वानुमानित भी थे, अधिक फुर्तीले जानवरों की तुलना में उनके हमले के पैटर्न अपेक्षाकृत सरल थे। मैथ्यू के लिए वे सही अभ्यास विरोधी थे।